गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है जब रिफ्रैक्शन हम करवाते हैं। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन करवाया तो आई और आर के बीच में स्नेल्स रूल से हम रिलेशन निकालते थे, है ना, और उसको यूज़ करके हम आर एंगल फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आर एंगल जो है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता था। कैसे? सपोज जैसे हम यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करवाएं, है ना, तो लाइट इंसिडेंट करवाएं तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसको हम मान लेते हैं वैक्यूम, इसका इंडेक्स मान लिया 1, और ये मान लिया कोई दूसरा मीडियम, इसका इंडेक्स म्यू आर को हमने मान लिया म्यू, और म्यू आई क्या मान लिया 1, है ना। तो देखो बच्चों, इस केस में जब हम बात करते हैं तो हम जब रे को रेयर से डेंसर लेके जाते हैं तो हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं? 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। इट मीन्स साइन आर इज साइन आई बाय म्यू। अब यहाँ पे आर एंगल किस पे डिपेंड करता है? आई एंगल पे और म्यू पे। हम अभी तक म्यू को एक कांस्टेंट पैरामीटर मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना म्यू कभी भी एक गिवन लाइट के लिए तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हर वेवलेंथ के लिए कांस्टेंट नहीं होता। म्यू हमेशा वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे रीज़न क्या होगा कि म्यू जो होता है उसकी इक्वेशन होती है म्यू नॉट ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब एज लैम्डा इंक्रीज म्यू डिक्रीज, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा म्यू घटेगा। अब हमें पता है कि देखो विबग्योर सीरीज होती है ना, वाइट लाइट का मतलब क्या होता है? सारे कलर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। तो सारे कलर्स अगर उसमें अवेलेबल हैं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की अगर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम होगा? रेड का ही सबसे कम होगा ना, इनवर्स डिपेंडेंसी है। लैम्डा बढ़ रहा है मतलब म्यू कम हो रहा है, तो जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब देखो रे में जो डेविएशन यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो रे में डेविएशन आया उस डेविएशन का कारण क्या है? मीडियम का चेंज होना। मीडियम चेंज हुआ है कैसे पता चला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट जिस वेवलेंथ के लिए ज़्यादा होगा उसमें डेविएशन ज़्यादा आएगा। ध्यान रखना, डेविएशन म्यू की वजह से आ रहा है, तो जिसका म्यू ज़्यादा उसके लिए डेविएशन भी ज़्यादा। इसका मतलब डेविएशन किसके लिए ज़्यादा होगा? वॉयलेट कलर के लिए। तो इन दिस केस अगर ये वाइट लाइट हो, सपोज ये एक कलर की लाइट के बजाय वाइट लाइट हो, तो अब यहाँ पे सारे कलर जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे सारे कलर्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, और अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पे जो अब आर एंगल और डेल्टा एंगल सबके लिए अलग अलग आएगा। रेड में सबसे कम डेविएशन आएगा। देखो ये भी मुड़ेगा तो नॉर्मल की तरफ, लेकिन कम मुड़ेगा, है ना, और वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगा, है ना, येलो या ग्रीन ये कम मुड़ेगा, है ना। तो देखो सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, है ना। रेड का डेविएशन कम आया, रेड का डेविएशन तो कम आया ना, तो डेविएशन ऑफ रेड कम है। डेविएशन ऑफ येलो या ग्रीन थोड़ा ज़्यादा है। डेविएशन वॉयलेट के लिए थोड़ा और ज़्यादा है ना। तो ध्यान रखना, रेड, ग्रीन और वॉयलेट इस तरह से सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। आर एंगल की अगर हम बात करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, देखो आई एंगल सबके लिए सेम है ना, लेकिन आर एंगल सबसे ज़्यादा किसका है? जिसके लिए म्यू कम हो। म्यू किसका कम होगा? रेड का। तो इसका मतलब अब यहाँ लिख देंगे म्यू जिसका ज़्यादा उसका आर एंगल कम। तो आर एंगल सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है, रेड के लिए, है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आएगा? डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। वो हमने यहाँ लिख दिया कि डेविएशन वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा, रेड के लिए कम होगा, है ना। तो इस तरह से देखो सारे कलर क्या एक डायरेक्शन में गए? नहीं, सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में गए। तो रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होने की वजह से जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट होता है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है।
ज़्यादा वेवलेंथ के लिए म्यू कम होता है और कम वेवलेंथ के लिए म्यू ज़्यादा होता है। इस वजह से सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे कलर अलग हो चुके हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है ना, ये यहाँ पे कौन सी लाइट थी बेटा? वाइट लाइट थी, है ना। बनाई जरूर काले कलर से लेकिन वो है वाइट लाइट, क्योंकि अपना बोर्ड जरूर वाइट है ना, इसलिए। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जो इसके कंपोनेंट कलर उसमें डिवाइड होना ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग को। इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो व्हाइट लाइट का, या व्हाइट लाइट ना भी हो, मान लो दो कलर भी आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कलर होना जरूरी है। अगर दो कलर की भी लाइट है और वो अलग अलग हो रही है इस तरह से, तो कलर्स का अलग होना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन होना। डिस्पर्स हो रहे हैं यहाँ पे सारे कलर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक थ्योरी है डिस्पर्जन की, इसको नोट करो कि हमने यहाँ सीखा कि डिस्पर्जन क्या होता है और क्यों होता है ना। तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है? म्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम, सॉरी म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, है ना। इसका रीजन क्या है? एज लैम्डा इंक्रीज म्यू डिक्रीज, है ना, रीजन ऑफ डिस्पर्जन। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा म्यू घटेगा। ओके बच्चों, चलो इसी में हम अगले सेगमेंट पे आते हैं। अब डिस्पर्जन से रिलेटेड हमें कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन हम किसको बोलते हैं? देखो, ये जो रेड और वॉयलेट लाइट जा रही है, रेड और वॉयलेट, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर। तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा V माइनस डेल्टा R, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास मीन डेविएशन। अब देखो, यहां पे हमें पता है कि रेड, वॉयलेट और ग्रीन सबका डेविएशन अलग अलग आया। वॉयलेट का ज़्यादा आया, रेड का कम आया। तो फिर एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन कौन से कलर के लिए लेंगे? तो दैट इज फॉर येलो, है ना। इट इज डिसाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर। तो डेविएशन मीन क्या हो जाएगा? डेविएशन ऑफ येलो फिर उसके बाद आता है बच्चों डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ओमेगा। ये हो जाएगा इट। अब ओमेगा कैसे डिफाइन करते हैं हम? एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, है ना। जैसे मान लो दो मटेरियल है ना, जैसे मान लो वाइट लाइट स्पीड होने के बाद दो मटेरियल है, दोनों में ग्रीन मीन डेविएशन तो सेम आ रहा है मान लो, लेकिन फिर ये जो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी ना, मीन डेविएशन को अगर हम सेम मान ले तो जिस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी उसके लिए डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगी। डिस्पर्सिव पावर का मतलब यही तो था, स्प्लिटिंग होना। तो स्प्लिटिंग का एंगल मतलब ये रेड और वॉयलेट जितना ज़्यादा दूर सरकेंगे उतना ही अच्छी स्प्लिटिंग हुई।
तो अच्छी स्प्लिटिंग के लिए थीटा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा बाई डेविएशन ऑफ मीन, और ये क्या हो जाएगा, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड अपॉन डेविएशन ऑफ येलो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो ये 3 पैरामीटर हम डिसाइड करते हैं किसी भी मीडियम के लिए। इसमें ध्यान रखना बच्चों, डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो एक गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है ना, फिक्स फॉर ए गिवन मटेरियल। फिर चाहे आप उस मटेरियल से प्रिज्म बनाओ, लेंस बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ, उस मटेरियल की पावर फिक्स होती है। जैसे ग्लास आपके पास अवेलेबल है, अब उस आप ग्लास से आप प्रिज्म बना दो, उसी से आप लेंस बना दो, है ना, या उससे आप कुछ और बना दो। उन सभी ऑब्जेक्ट जो आपने उस सेम मटेरियल से बनाए, उन सबकी डिस्पर्सिव पावर तो फिक्स होगी, है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। लिखो बच्चों इसको, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन की इस थ्योरी में, डिस्पर्जन की इस थ्योरी में हमने अभी तक देखा कि जो भी होगा वो वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा, है ना। अगर डेविएशन आ रहा है तो वॉयलेट में ज़्यादा आएगा, रेड में कम आएगा। तो डिस्पर्जन का ज़्यादा इफेक्ट किस में होता है, वॉयलेट कलर में। सोचो, ये तो एक सिंपल सा केस मैंने लिया। अगर मान लो हम दूसरा केस लेते, जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, यहाँ पे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, है ना। यहाँ पे लाइट किस तरह से जाएगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर जा रही है। तो वापस इस केस में देखना, हमेशा ये लाइन याद रखना, वॉयलेट के लिए ज़्यादा अफेक्ट होगा। अब अफेक्ट क्या है, यहाँ दूर जाने का, तो जो भी इफेक्ट है वो वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा, मतलब वॉयलेट ज़्यादा डेविएशन फेस करेगा, है ना। ग्रीन थोड़ा कम करेगा और रेड थोड़ा इस तरह से, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सभी कलर का डेविएशन अलग अलग आएगा, और सबसे ज़्यादा किसका आएगा, ये म्यू, और इसको 1 मान लिया। तो वापस ध्यान से देखो, इसमें ये आर एंगल जो है वो सबके ज़्यादा है, लेकिन डेविएशन ऑफ रे वॉयलेट इज स्टिल ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड, है ना। ये अपन ने सेकंड केस देख लिया, ये भी डिस्पर्जन वाले केस है। तीसरा केस हम प्रिज्म का अगर देखें, तो प्रिज्म के केस में देखो बच्चों क्या हुआ। इस केस में अगर हम यहाँ एक वाइट लाइट डालें, तो वाइट लाइट की रे डाली हमने, है ना, तो इसमें से वापस देखो डेविएशन आएगा ना। प्रिज्म भी तो डेविएशन देता है, प्रिज्म की थ्योरी में अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ पे सारे कलर जो है वो अलग अलग जाएंगे। रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है ना, ग्रीन थोड़ा और दूर चला जाएगा, और वॉयलेट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ध्यान रखना, जो भी इफेक्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा किस में आएगा, वॉयलेट में। तो इस तरह से यहाँ पे डेविएशन होता है। तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। हर बार ये कंडीशन तो बनेगी ही सही, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी लेंस के लिए देखें, है ना, जैसे प्रिज्म के बाद हमने लेंस पढ़े ना, तो लेंस के लिए अगर देखें तो देखो बच्चों, जैसे मान लो अगर आप वाइट लाइट डाल देते हो पैरेक्सियल, तो हमें पता है कि पैरेक्सियल लाइट जो है वो फोकस पे मिलती है, मतलब डेविएशन तो आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में लाना है, वापस रेड में, मतलब वॉयलेट में। तो वॉयलेट जो है वो जल्दी फोकस हो जाएगी, और रेड कलर थोड़ा दूर जाके फोकस होगा। फोकस तो दोनों ही होंगे, लेकिन दूर कौन जाके फोकस होगा, रेड कलर, और वॉयलेट सबसे पास फोकस होगा। मतलब सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आया बच्चों, वॉयलेट में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना यहाँ पे। तो दिस इज फोकस फॉर रेड, दिस इज फोकस फॉर वॉयलेट, है ना, इस तरह से। और ये जो फोकल लेंथ का चेंज है उसको हम बोलते हैं DF, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे वापस वही रूल, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आएगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस या सबसे ज़्यादा डेविएशन आएगा वॉयलेट कलर के लिए, है ना, हर बार। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ आप DF कैसे निकालोगे, DF का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, इस केस में DF का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर माइनस फोकल लेंथ ऑफ
वॉयलेट कलर, है ना। अब ऐसा मत सोचना कि वॉयलेट की फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है इसका मतलब उसका डेविएशन ज़्यादा हुआ है ना। एंड डेविएशन फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड, है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आया है यहाँ पे, रेड कलर के लिए, सॉरी वॉयलेट कलर के लिए, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक थ्योरी चलती है डिस्पर्जन की, है ना। ये चारों केस में मैंने आपको डिस्पर्जन समझा दिया, प्रिज्म में कैसे होगा, लेंस में कैसे होगा, है ना, इस तरह से। लिखो बच्चों, इसको नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना। अच्छा, इसी केस में अगर हम एक और कंडीशन देखें पैरेलल ग्लास स्लैब के लिए, है ना, एसी में अगर हम पैरेलल ग्लास स्लैब को भी ऑब्जर्व करें तो देखो पैरेलल ग्लास स्लैब के केस में क्या होता है, एक अगर हम वाइट लाइट डालें तो हमें ये तो पता ना कि इमर्जिंग रे जो होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कलर जो है वो पैरेलल तो निकलेंगे लेकिन थोड़ा डेविएशन जरूर फेस करेंगे। ये तो अपन ने बेसिक थ्योरी में समझा था ना यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रेड कलर इधर गया, फिर ये पैरेलल निकल जाएगा, निकलेगा तो पैरेलल लेकिन इसमें थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होता है, बताया था ना मैंने लेटरल शिफ्ट के बारे में। और वैसे ही ये कलर भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट तो जो है वो दोनों में आया, है ना, दोनों जो है वो अपनी डायरेक्शन के पैरेलल तो हैं लेकिन लेटरल शिफ्ट आया। लेकिन ध्यान रखना जो भी इफेक्ट है वो किस में ज़्यादा है। अब हमें पता है पैरेलल ग्लास फेस में कभी डेविएशन नहीं आता लेकिन लेटरल शिफ्ट तो आता है ना। तो जो भी चीज़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, वॉयलेट के लिए। इसका मतलब लेटरल शिफ्ट फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रेड, मतलब रेड से दूर चला जाएगा वॉयलेट कलर, ये पैरेलल ग्लास स्लैब के लिए। तो ध्यान रखना जो भी इफेक्ट आ रहा है रिफ्रैक्शन का वो सबसे ज़्यादा किस में आता है, केवल वॉयलेट कलर में। रेड में भी आता है लेकिन कम इफेक्ट आता है। ये सब किस वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू वेवलेंथ। ओके, ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया ना इसको। चलो अब हम इसी में यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखते हैं। अगर मान लो प्रिज्म स्मॉल हो, है ना, स्मॉल प्रिज्म की अगर हम बात करें तो देखो स्मॉल प्रिज्म के लिए क्या होता है, हमें पता है डेविएशन एंगल जो होता है वो स्मॉल प्रिज्म के लिए ऑलमोस्ट फिक्स होता है ना, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो डेविएशन क्या होता है इस केस में, डेविएशन इज म्यू -1 इंटू ए, है ना। अब हमें ये पता है कि डिस्पर्सिव पावर के हम कैसे निकालते हैं, डिस्पर्सिव पावर हम निकालते हैं ओमेगा, दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन अपॉन येलो का डेविएशन। तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, इससे में आप डेविएशन ऑफ वॉयलेट कैसे लिखोगे, म्यू ऑफ वॉयलेट -1 इंटू ए माइनस ऑफ म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए अपॉन म्यू येलो -1 इंटू ए। सॉल्व करने पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1। दिस इज व्हाट, ए तो कट जाएगा ना कॉमन आके, तो ए हमने हटा दिया। तो इसका मतलब डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्सिव पावर हम स्मॉल प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, अब हमें ये पता है डिस्पर्सिव पावर तो हर मटेरियल के लिए फिक्स होती है, तो हमने यूज़ ज़रूर स्मॉल एंगल प्रिज्म लिया, लेकिन अब जब मटेरियल की पावर हम निकाल चुके हैं तो इस फॉर्मूला को हम काम में ले सकते हैं। इवन अगर लेंस के लिए भी आपको ये तीनों चीज़ दी जाए तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लेना। क्यों, क्योंकि उसी लेंस के मटेरियल से अगर प्रिज्म बनाते तब तो फिर यही फॉर्मूला लगाते ना। तो पावर ध्यान रखना मटेरियल की होती है, ऑब्जेक्ट की नहीं होती है ना। मतलब ऐसा नहीं कि प्रिज्म बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, इसी मटेरियल से अगर लेंस बना दिया ना तो भी डिस्पर्सिव पावर का यही फॉर्मूला आएगा, है ना। तो प्रिज्म की हेल्प से हम डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, हम लेंस की हेल्प से भी डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, है ना। तो लेंस की हेल्प से हम कैसे डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे, फॉर लेंस तो लेंस के लिए जैसे मान लो अभी मैंने एक डायग्राम में समझाया था कि वॉयलेट कलर जो है वो थोड़ा पास में फोकस होता है और रेड कलर थोड़ा दूर फोकस होता है। तो वॉयलेट कलर को थोड़ा पास में फोकस करवा दो, है ना,
रेड कलर को थोड़ा सा दूर फोकस करवा दो, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये हो जाएगा DF। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ओमेगा जो हम डिफाइन करते हैं वापस वो डिफाइन करते हैं बाय बेसिक फॉर्मूला यही है, तो इस केस में हो जाएगा DF बाई F, और ये F क्या है, येलो कलर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिस्पर्सिव पावर पता चल जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? यही फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हो इवन प्रिज्म के लिए, अगर आपको पता है तो आप ऐसे लगा सकते हो D म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, ये वो प्रिज्म वाला ही है जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है, दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है, दोनों से सेम आंसर आएगा। लिख लिया बच्चों, है ना, ये काफ़ी आसान है, लेंस के लिए भी हमने कंसेप्ट समझ लिया और प्रिज्म के लिए भी समझ लिया। डिस्पर्सिव पावर किसी भी तरीके से निकाल लो, ध्यान रखना डिस्पर्सिव पावर हमेशा मटेरियल की होती है, कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती। चलो बच्चों, इसी में हम आते हैं। अब देखो, एक लेंस अगर यूज़ करेंगे तब तो वो क्या करेगा, डिस्पर्जन देगा। अगर एक लेंस यूज़ करेंगे तो वो डिस्पर्जन देगा, है ना। अगर हम एक प्रिज्म यूज़ करते हैं, सपोज हम अगर एक ही प्रिज्म यूज़ करते हैं तो उससे भी डेविएशन आएगा, है ना, और डेविएशन आएगा तो रेड कलर के लिए थोड़ा कम आएगा और वॉयलेट कलर के लिए थोड़ा, है ना, ये मान लो मैंने लगभग नॉर्मल इंसिडेंस करवा दिया, तो रेड कलर के लिए डेविएशन आएगा और वॉयलेट के लिए भी डेविएशन आ जाएगा, है ना। तो इस केस में देखो डिस्पर्जन तो हो रहा है, इसका मतलब इस केस में डिस्पर्जन तो हो रहा है ना, कलर्स का अलग होना उसी को डिस्पर्जन बोलते हैं। तो यहाँ डिस्पर्जन दोनों केस में हो रहा है। अब हम मान लो केवल एक प्रिज्म या एक लेंस लेते हैं तब तो ये इफेक्ट हमेशा आएगा, लेकिन अगर हम दो लेंस या दो प्रिज्म को एक साथ कॉम्बाइन कर दें तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इफेक्ट ख़त्म हो जाए, है ना। मतलब एक लेंस या एक प्रिज्म सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करोगे तो डिस्पर्जन होगा, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, उस केस में हो सकता है कि डिस्पर्जन ना हो, मतलब कलर सेपरेट ना हो। तो यहाँ पे देखो हम कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, तो हम पहले प्रिज्म के लिए देखते हैं, है ना। तो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है। अब देखो इस एक प्रिज्म की वजह से डेविएशन किधर आएगा, नीचे, और डिस्पर्जन भी नीचे की तरफ ही आएगा। अगर मान लो हम एक उल्टा प्रिज्म इसके आगे रख दें, मान लो हम एक प्रिज्म को उल्टा करके इसके आगे रख दें, तो देखो ये तो नीचे घुमाएगा और ये वाला ऊपर घुमाएगा रे को। प्रिज्म हमेशा बेस की तरफ घुमाता है ना रे को, इसका बेस नीचे और इसका ऊपर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डेविएशन कैंसिल हो सकता है या डिस्पर्जन भी कैंसिल हो सकता है। तो अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, है ना। इसमें पहला केस बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर जीरो डिस्पर्जन। जीरो डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, डेविएशन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ डेविएशन आ जाए, लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है, बस डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। हमारी कंडीशन यहाँ पे ये क्लियर है। तो इस केस में अगर हमें डिस्पर्जन नहीं करवाना है, डेविएशन हो सकता है, तो इसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ फिर जीरो डिस्पर्जन, मतलब इसको हम बोलेंगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन
अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, देखो क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर्स, है ना। क्रोमेटिक मतलब कलर्स में डिवाइड करना, एक्रोमेटिक उसका उल्टा, मतलब कलर्स में डिवाइड नहीं करना है। डेविएशन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कलर्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना डिस्पर्जन इससे आ रहा है उतना उसके अपोजिट आ जाना चाहिए इससे। तो इसका मतलब थीटा नेट क्या आएगा, 0। इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू आपस में इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट तो है इसे, क्योंकि दोनों को हमने अपोजिट ऑर्डर में रखा है, ठीक है। तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए। इसका मतलब म्यू v1 माइनस ऑफ म्यू r1 इंटू a1, म्यू v2 माइनस ऑफ म्यू r2 इंटू a2, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, है ना। तो इसके एग्जाम्पल जैसे 1 है। अच्छा, कम से कम एक को तो उल्टा रखने हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 प्रिज्म सीधे हैं, आपने इस तरह से 2 प्रिज्म को सीधा रख दिया और तीसरे को उल्टा रख दिया, है ना। अभी तीसरा वाला उल्टा हो सकता है, या दूसरा वाला उल्टा हो सकता है, या पहला वाला उल्टा हो सकता है। कोई भी एक कम से कम अपोजिट होना चाहिए। तीनों सेम डायरेक्शन, तीनों के बेस एक तरफ नहीं होने चाहिए। तो कोई सा भी एक उल्टा कर दो, जरूरी नहीं तीसरा वाला ही हो, पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, या 2 उल्टे एक सीधा हो सकता है ना, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में क्या बन जाएगा, 1 और 2 का डिस्पर्जन एक तरफ, 3 का अपोजिट। तो 1 और 2 के टोटल डिस्पर्जन को कौन कैंसिल करेगा, वापस इस केस में भी थीटा नेट 0। इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3। अगर मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें कि मान लो मैंने इसको उल्टा कर दिया, है ना, इसको सीधा कर दिया और इसको वापस उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे भी थीटा नेट क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब 1 2 3, तो 1 और 3 को कौन बैलेंस करेगा, 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 3 इक्वल्स टू थीटा 2। बस ऐसी इक्वेशन लिखनी, थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से डाल दो। ये होता है जीरो डिस्पर्जन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर जीरो डिस्पर्जन। अगला आता है कॉम्बिनेशन फॉर जीरो डेविएशन। अब यहां पे डिस्पर्जन चाहे हो जाए, डेविएशन नहीं आना चाहिए, है ना। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो ये नाम भी याद रखना बच्चों, कई बार इसी में वो पूछ लेते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस के नाम क्या हैं, है ना। तो डायरेक्ट विजन मतलब डायरेक्ट रे आनी चाहिए जीरो डेविएशन से, है ना। डायरेक्ट विजन मतलब जीरो डेविएशन। तो इस केस में सपोज वापस वही 2 प्रिज्म, हम पहले केस की बात कर लेते हैं जैसे वहाँ था। तो ये एग्जाम्पल 1 और ये 2, इसका अंदर जो डेविएशन ये देगा उसके अपोजिट डेविएशन ये आना देना चाहिए। तो डेविएशन नेट इज 0, इसका मतलब डेविएशन 1 इक्वल्स टू डेविएशन 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू y1 माइनस 1 a1 इक्वल्स टू म्यू y2 माइनस 1 a2। बस इसी तरह से आपके ये भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2 वही वाला ले लेते हैं, है ना। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है वो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब 1 और 2 के डेविएशन को कौन कैंसिल करेगा, डेविएशन नेट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इक्वल्स टू डेविएशन 3, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना, डेविएशन इस तरह से हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों, है ना। तो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन की हम यहाँ बात करेंगे। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना नेट डेविएशन 0 होता है, और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में नेट डिस्पर्जन 0 होता है ना। अच्छा, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इसमें दोनों चीज एक साथ 0 हो जाए, बिल्कुल 2 आइडेंटिकल प्रिज्म होने चाहिए, उनको अगर आप उल्टे जोड़ दोगे तो वो एक पैरेलल ग्लास स्लैब बन जाते हैं। उस केस में नेट डिस्पर्जन 0 हो सकता है और नेट डेविएशन भी 0 हो सकता है, क्योंकि वो पैरेलल ग्लास स्लैब बन जाएगी ना। ध्यान रखना, पैरेलल ग्लास स्लैब में डेविएशन भी नहीं आता और डिस्पर्जन भी नहीं आता। मैंने बनाया था ना डायग्राम।
बच्चों इसी सीक्वेंस में हमारा अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कौन सा वाला? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ऑफ प्रिज्म। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब चाहे डेविएशन आ जाए डिस्पर्जन नहीं आना चाहिए, मतलब कि थीटा नेट 0 है ना। अब देखो थीटा नेट अगर 0 करना है तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसका मतलब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज DF/F। लेंस के लिए लिखा था ना अपन ने बच्चों ये फॉर्मूला, हमने लेंस के लिए फॉर्मूला लिखा था ना। अब अगर मान लो हम दो प्रिज्म को कॉम्बाइन कर देते हैं, सपोज कि ये एक प्रिज्म है ना। अब यहाँ पे दोनों प्रिज्म को हमने कॉम्बाइन किया, इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी f2। हमें पता है कि अगर लेंस, हमें पता है कि अगर एक लेंस के लिए बात करते हैं तो फोकल लेंथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता df। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन DF जो है वो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 0। DF नेट मतलब सिस्टम की नेट फोकल लेंथ का चेंज क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम 1/f नेट कैसे निकालते हैं? 1/f नेट इज 1/f1 प्लस 1/f2। लेंस कॉम्बिनेशन में सिखाया था ना मैंने आपको ये। अब 1/f1 1/f2 हमने निकाल लिया। इसके बाद मैं इसी का क्या करता हूँ? डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/f नेट स्क्वायर DF नेट, ये हो जाएगा DF1/f1 स्क्वायर माइनस ऑफ DF2/f2 स्क्वायर। तो इसका मतलब DF नेट अगर 0 करना है, इसका मतलब पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, है ना। तो DF नेट 0 का मतलब क्या हो जाएगा? DF1/f1 स्क्वायर प्लस DF2/f2 स्क्वायर 0। DF1/f क्या होता है? ओमेगा। तो ये जाएगा ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इज 0। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की कंडीशन। ये कंडीशन ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। डिस्पर्सिव पावर या तो मटेरियल की होती है नहीं होती है, मतलब होगी तो पॉजिटिव होगी। तो ओमेगा पॉजिटिव ऑलवेज। इसका मतलब वन लेंस, अब देखो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन दो चीज़ों को जोड़ने पे अगर नेगेटिव आए तो कम से कम एक वैल्यू तो नेगेटिव होनी चाहिए ना। 0 आए तो एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब वन फोकल लेंथ मस्ट बी नेगेटिव टू प्रोड्यूस 0। इसका मतलब वन जो फोकल लेंथ है वो मस्ट बी नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब वन लेंस मस्ट बी कॉन्केव एंड अदर लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स। तो एक लेंस जो है वो कॉन्केव होना चाहिए, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो जब इस तरह से आप नेगेटिव पॉजिटिव लेंस को लोगे, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, इसका मतलब ये F2 एक्चुअल में क्या होना चाहिए? F2 एक्चुअल में इस तरह से ये होना चाहिए F2। तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने वाइट लाइट इंसिडेंट करवा दी तो इट इज़ पॉसिबल कि दोनों कलर एक ही जगह जाके फोकस हों, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ कलर फोकस एट सेम पॉइंट। और अगर दोनों कलर एक ही जगह जाके फोकस हो रहे हैं, इट मीन्स इसमें फोकल लेंथ सेम आएगी हर कलर के लिए। तो ऐसा मत सोचना बच्चों कि यहाँ डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, हो रहा है। जितना डिस्पर्जन एंगल इसने दिया उसका अपोजिट इसने दिया, तो फाइनल नेट 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल लेंस ने कभी डिस्पर्जन नहीं दिया होगा, लेकिन कैंसिलेशन हुआ है, इसीलिए नेट डेविएशन, नेट डिस्पर्जन यहाँ पे 0 आ रहा है ना। मतलब इस केस में सारे कलर जो हैं वो एक ही जगह जाके फोकस होंगे, और जो आप कलरफुल ऑब्जेक्ट को अगर देखते हो तो आपको उसके कलर सही से दिखेंगे, ब्लड नहीं दिखेंगे, है ना।
तो अगर ऐसा नहीं होता, सिंगल लेंस यूज़ करते तो थोड़ा सा ब्लड दिख सकता है ना। ठीक है बच्चों, लिखो इसको ना, समझो आराम से ना। देखो मैंने बेसिक फॉर्मूला नेट फोकल लेंथ का लिखा, उसको डिफरेंशिएट करके मैंने डी एफ नेट निकाल लिया और डी एफ नेट 0 में फिर उसकी वैल्यू डाल दी। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास डिस्पर्जन की थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है ना। और इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ से एक अच्छे से समझ में आया कि डिस्पर्जन होता क्या है। अलग अलग केसेस में डिस्पर्जन के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जिनको मैंने मार्क किया है कि उन पर क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।